हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। इनके जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न का। तो पहला हमारा प्रश्न है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप डैश नदी पर स्थित है। तो बात करें अगर, तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके बारे में अगर विस्तार से जानें तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह देवरी और मीजिंग जैसी जनजातियों का घर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, देवरी और मीजिंग जैसी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है। तो बात करें इंग्लिश चैनल की, तो यह उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। अब इसके अगर बारे में जानिए तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। इन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना है मिहिर सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिणी एशिया क्षेत्र में है। तो बात करें तो गंगा डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, यह जिसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। इसके बारे में जानें तो डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी के निक्षेपण की विशेषता है, मतलब डिपोजिशनल फीचर है। जब नदियाँ अगर इसके बारे में जानें तो ये वेटलैंड्स हैं जिसमें नदियाँ अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील या दूसरी नदी से प्रवाहित करता है। गंगा की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और अगर बात करें तो सुंदरवन गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल, इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप जो है यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगर इसके बारे में जानें तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद 2005 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी फट गया था और तब से यह अनियमित गतिविधि दिखा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है। तो अगर बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है। इसके बारे में अगर जानें तो ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक समुद्र प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकीय तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट से 1400 मील तक फैला हुआ है। बात करें न्यू कैलेडोनिया रीफ की, तो ये फ्रांस में है। फ्लोरिडा रीफ की तो अमेरिका महाद्वीप में है। रेड सी कोरल रीफ हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सारामाती पर्वत की मूल पर्वतमाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो सारामती, जिसे सरामती, भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत का म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है। यहीं पर थानामीर गांव स्थित है जो नागालैंड में सेब के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुकुश पर्वत की बात करें तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। काराकोरम भारत, चीन, पाकिस्तान में पड़ता है। हिमालय की बात करें तो भारत, भूटान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो बात करें हिंद महासागर की, तो इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो जावा ट्रेंच में स्थित है। इसके बारे में अगर जानें तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो सुंडा गर्त है। इसे ही जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यह जावा के पास हिंद महासागर में स्थित है। मकरान बलूचिस्तान का तटीय क्षेत्र है। यह बलूचिस्तान में पाकिस्तान और ईरान में ओमान की खाड़ी के तट के साथ एक अर्ध रेगिस्तानी तटीय पट्टी है।
वहीं डायनामेंटिया ट्रेंच ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि जहां कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप यहाँ पे बनता है। उसके बारे में अगर जानें तो जहाँ पर कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहाँ जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। अपवाह या धरातलीय अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जलधाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिए गए हैं। बात करें पहले कथन की तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। बिल्कुल, ये ठंडी जलधाराएं होती हैं, शीत जलधाराएं होती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अगला कथन क्या है कि जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम होता है। बिल्कुल सही है ये। तो दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। अब बात करें अगर तो लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है जो बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यू फाउंड लैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम है। अतः दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल ही सही है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? केरगू एलियन पठार। इसके बारे में अगर जानें तो केरगू एलियन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे का सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है और गहरे पानी में स्थित है। यह दक्षिणी हिंद महासागर में अंटार्कटिक प्लेट पर स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। तो पहले कथन को देखें अगर तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है ये। गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं हैं, नहीं, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं नहीं है। तो अतः कथन दो जो है ये गलत है। तो केवल दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। इस जलधाराओं का तापमान गर्म मार्ग में आने वाले जल के तापमान को बढ़ा देता है तथा ध्रुवों पे बंदरगाहों के तट पर जमी बर्फ को जल में परिवर्तित कर देते हैं। इससे ध्रुवीय तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कुछ गर्म जलधाराएं इस प्रकार हैं: पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा, नॉर्वेजियन की जलधारा आदि। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के पास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न देखें तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर जानें तो महासागरों में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्री जल का ऊपर की ओर उठने को ज्वार तथा नीचे की ओर गिरने को भाटा कहते हैं। 2 बार ज्वार आने के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार सामान्य से 20% नीचा होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महासागरों में दीर्घ ज्वार आता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध रेखा में होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन की बात करें तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमने वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो जो काली नदी और सतलुज नदी के बीच जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बात करें हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखलाओं को निम्न हिमाचल कहा जाता है। नहीं, ये जो है गलत है। इसमें केवल जो पहला है कथन वो सही है। तो केवल पहला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड ने दी थी। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसको ध्यान रख लेना है, इसे कहीं नोट कर लेना है और याद कर लेना है। पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य का जो भाग होता है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच के कुमायूं हिमालय।
नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी। तो इधर आप बना लीजिए सिंधु नदी, उसके बाद सतलुज नदी, उसके बाद आप क्या कर लें, सतलुज नदी के बाद यहाँ काली हिमालय बना लें। काली हिमालय के बाद क्या आ जाएगा, तीस्ता नदी, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से इनके बीच कौन सा क्षेत्र अगर बात करें तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के कुमायूं पंजाब हिमालय, सतलुज नदी और काली नदी के बीच को क्षेत्र को कुमायूं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अतः कथन एक सत्य है। हिमालय की अच्छा ये दूसरा वाला भी देख लें तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला होती है। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक श्रृंखला का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न भी कथन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जी बिल्कुल सही। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है। नहीं, ये कथन गलत है। तो केवल पहला कथन क्या है, सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है, अतः जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। तो अगर बात करें आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 6000 मीटर में है। औसत हमारी जो इसकी एवरेज ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर बात करें तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जबकि चौड़ाई 120 से 192 किलोमीटर तक है। विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी में स्थित हैं, जिसमें एवरेस्ट है। एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा है 8586 मीटर, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कॉमेट व नामचा बरवा आदि इससे महत्वपूर्ण शिखर हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को डैश कहा जाता है। तो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, हॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर जानें तो ब्लॉक पर्वत के ऊपर उठे हुए भाग को हॉस्ट कहा जाता है तथा नीचे धंसे भाग को ग्रैबन कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा तनाव मूलक बल के कारण होता है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं बॉर्जेस पर्वत, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, सतपुड़ा पर्वत। तो ये सभी किसके हैं, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे ठोस भाग हमारा क्या है, स्थल मंडल है। इसके बारे में अगर जानें तो पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल एवं 29% भाग पर स्थल मंडल है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है। तो कुटनाड जो है इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसके बारे में थोड़ा जान लें तो कुटनाड केरल राज्य में अलाप्पुझा, पठानमथिट्टा और कोट्टायम जिलों को कवर करने वाला एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये क्षेत्र जो है ये भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि कहाँ से आती है, तो चीन से निकलती हुई भारत में आती है और बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर विस्तार से जानें तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत मतलब चीन, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। यह
भारत में 916 किलोमीटर में बहती है। यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो इसका सही उत्तर 78% क्या है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। बात करें तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन की मात्रा 0.93% है। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये भी हमने देखा था, ब्रंसन के द्वारा ये बनते हैं। और इसके बारे में जानें तो भूपटल की भौगोलिक प्लेटों पर अधिक दबाव पड़ने से वे अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं और एक ओर के शिलाएं दूसरी ओर के शिलाओं की अपेक्षा नीची या ऊपर चली जाती हैं। इसे ही भ्रंसन कहते हैं। विस्थापित होने से ऊपर उठे खंड को हास्ट तथा नीचे धंसे खंड को क्या कहते हैं, ग्रेबन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है, माउंटेन ऑफ गॉड। इसके बारे में अगर जानें तो उत्तर पूर्वी तंजानिया में अवस्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एकमात्र ज्वालामुखी है जिसे नेट्रोकार्बोनेटाइट लावा निकलता है। इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर आसपास के लोगों को वहां से हटाने के लिए कहा है। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी में विस्फोट 15 जून 1991 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानें तो विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत इसी पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं तो इसे मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। अगर इनके बारे में जानें तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार तथा दोनों भाटा में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो बात करें तो माउंट वेसुवियस जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी अगर देखें तो ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिसमें लावा, राख, गैस तथा जलवाष्प उद्धार होता है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। स्ट्रोम्बोली सिसिली में, एटना इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो इसे नोट कर लेना है और याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगर बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी जो कि वर्षों से सक्रिय नहीं होता परंतु कभी भी विस्फोट कर सकता है। इस श्रेणी में इंडोनेशिया का क्राकाताऊ, अंडमान का नारकोंडम तथा इटली का वेसुवियस शामिल है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी हैं जिनमें कभी भी विस्फोट देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में SF6 में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि की क्षमता होती है। इसके बारे में अगर जानें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP का उपयोग कुल ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। उच्च GWP वाली गैसें कम GWP वाली गैसों की तुलना में प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैं और पृथ्वी को गर्म करने में अधिक योगदान देती हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ड्रमलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। तो बात करें
तो जब हिमानियों के तल पर हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमा होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो अभी हमने देखा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ड्रमलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, अभी हमने देखा है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं। हिमोड़ की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लेशियर क्षेत्र में हिमोड़ का निर्माण देखने को मिलता है। अगर इसके बारे में देखें तो जब हिम नदियाँ पर्वतों से खिसककर हिम रेखा से नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसाद को निक्षेपित कर देती हैं। यह निक्षेप विभिन्न आकार और स्वरूप के होते हैं जिन्हें हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है। तो बात करें तो बैकाल झील जो है सबसे साफ पानी की झील है और सबसे गहरी झील है, सबसे पुरानी भी झील है। इसके बारे में जानें तो बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन व गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्षों से बनी हुई है। इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यह झील यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा कि दो समुद्रों को जोड़ने वाली जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है। तो दो समुद्रों को जोड़ने वाली एक जल का संकीर्ण जो खंड होता है उसे क्या कहते हैं, इसे स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। दो भिन्न जलराशियों को जोड़ने तथा दो स्थलाखंडों को अलग करने वाले संकीर्ण जल को जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे भारत के साथ लगा हुआ ऐसा स्ट्रेट कौन सा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम थोड़ा सा स्ट्रेट के बारे में और जानें कि इनका व्यापारिक व सामरिक महत्व बहुत होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर व मलक्का जल संधियों का उदाहरण दिया जा सकता है। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो जलीय क्षेत्र निर्मित होता है उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे खंभात की खाड़ी। प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ वो जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की भूमि से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिनका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण कुछ परिभाषाएं हो गई, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि वातावरण की निम्नतर परत कौन सी है। तो वातावरण की निम्नतर परत क्षोभ मंडल है। इसके बारे में अगर जानें तो वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसकी निचली परत से ऊपरी परत के क्रम निम्नवत हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, सतह से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद समताप मंडल आता है जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। मध्य मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और उसके बाद आता है आयन मंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक स्थित है। बहिर्मंडल की बात करें तो सबसे ऊपरी परत है ये 400 किलोमीटर से ऊपर है। स्पष्ट है कि क्षोभ मंडल वातावरण की निम्नतर परत है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे चक्रवात, आया, आंधी, बादल, वर्षा, ये सभी ही क्षोभ मंडल में घटित होने वाली घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो बात करें तो ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, ये गलत है। ओजोन परत फिर किस में स्थित है, तो आइए जानें। तो ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित नहीं है, बल्कि यह किस में है, समताप मंडल में स्थित है। और समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओजोन परत की खोज वर्ष 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने किया था। तो ध्यान रखना है इस परत की खोज फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है। तो परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं इसको रोकने का काम ओजोन स्तर करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें।
तो अगर बात करें तो ओजोन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। यदि यह किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए तो तापमान में अत्यधिक वृद्धि के साथ चर्म कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यह गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के निचले भाग में सघनता से पाई जाती है। ओजोन स्तर को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला विशालतम मरुस्थल है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो 92 लाख के आसपास है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप के भारत तथा पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो ये हो गए आज के हमारे प्रश्न, और कल हम महाद्वीप, देश, राजधानियाँ एवं मुद्राएं संबंधित टॉपिक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।